1000 साल पहले एक समूह ने पृथ्वी छोड़ दी और फ्री वर्ल्ड्स लीग का आयोजन किया। उन ग्रहों में से एक जिसे मनुष्यों ने अपने कब्जे में लिया था वह XT-59 था, जो अभेद्य दलदलों से ढका हुआ था। इसने मनुष्यों को एक ऐसा शहर बनाने से नहीं रोका जहां एक पूर्ण नियंत्रण प्रणाली इसकी जनसंख्या को बाहरी दुनिया से अलग रखती है, संपर्क निगरानी को मजबूर करती है और बहुत सख्त आवश्यकताएं रखती है। यह प्रणाली व्यक्ति के जीवन साथी और नौकरी का भी चयन करती है। क्रिस्टी को वह नौकरी और सौंपा गया पति बहुत नापसंद था, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और तुरंत गिरफ्तार हो गई। क्रिस्टी और 8 अन्य कैदियों को एक विशेष जेल सुविधा में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कुछ मिनटों के लिए दीवार के सामने खड़ा होना पड़ता है ताकि उन्हें स्कैन किया जा सके। सभी व्यक्तिगत डेटा प्रणाली द्वारा एकत्र किया जाता है और राष्ट्रपति के देखने के लिए केंद्रीय कंप्यूटरों को भेजा जाता है। फिर वह अपने सलाहकारों को बताते हैं किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और किस कारण से। वे स्कैन पूरा करते हैं तो गार्ड एक 10वें कैदी को लाते हैं जिसके सिर पर एक थैला होता है। कैप्टन समझाते हैं वह सभी को गोली मारना पसंद करेंगे, लेकिन कानून उन्हें अनुमति नहीं देता, इसलिए इसके बजाय कैदियों को दलदली भूमि पर छोड़ दिया जाएगा। यदि वे पूर्व की ओर 300 किलोमीटर पार करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहते हैं तो वे खुशी के द्वीपों को पा सकते हैं, जो उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। हालांकि क्रिस्टी ने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है जो वास्तव में उन द्वीपों तक पहुंचा हो, क्योंकि दलदली भूमि खतरों से भरी हुई है। इसके बाद कैदियों को बाहर ले जाया जाता है और थैले वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह संदिग्ध होता है और एक पत्थर को लात मारता है, जिससे पता चलता है कि बिजली की बाढ़ अभी भी खड़ी है। आदमी सोचता है वे उसे मारने की कोशिश में थे। फिर कैप्टन निर्वासन की सजा की घोषणा करते हैं और अंततः थैला हटा देते हैं ताकि इरविन फिर से देख सके। जाने से पहले गार्ड एक डिब्बा गिराते हैं जिसमें सामान होता है और कैप्टन उन्हें 1 घंटे में चले जाने के लिए कहते हैं। अगर कोई भी सुविधा के पास रहता है तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। कैप्टन गार्ड्स के साथ जाने से पहले बार्ड को फिर से सक्रिय कर देते हैं। मैटियास तुरंत घबरा जाता है और बार्ड की ओर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टी उसे रोक लेती है। इरविन कहता है कि उन्हें अपना परिचय देना चाहिए और वे सीखते हैं कि यस्ट पहले ही समय काट चुका है और दलदलों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बातचीत तब बाधित हो जाती है जब एक डरावना प्राणी जमीन से बाहर निकलता है, अपनी शाखा जैसी शरीर को 1 सेकंड के लिए हिलाता है और फिर से छिप जाता है। इरविन समझाता है 100 वर्ड कंपन महसूस करता है, हमलों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद इरविन डिब्बा खोलता है और कैदी एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं ताकि पहले सामान तक पहुंच सके। इरविन एक चाकू उठाकर क्रिस्टी से कहता है, जो लाई है छोड़ दे, जरूरत नहीं। अचानक यस्ट डिब्बा बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ कोई भी दलदल में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें उसका अनुसरण करना चाहिए। हालांकि इरविन और क्रिस्टी समूह के साथ जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे द्वीपों को खोजना चाहते हैं जिन पर यस्ट विश्वास नहीं करता। जाने से पहले इरविन अपने और क्रिस्टी के हिस्से के सामान की मांग करता है, लेकिन यस्ट मना कर देता है। फिर इरविन कायम को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिससे सभी को गार्ड्स द्वारा गोली मार दी जाएगी क्योंकि एक दूसरे पर हमला करना नियमों के खिलाफ है। यस्ट के पास उन्हें उनका खाना और औजार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ यस्ट को उसे चौंकाने के लिए डिब्बा खुद मांगने के लिए। वह खाने का भुगतान करने को तैयार है। यस्ट स्वीकार करता है, उसका समूह सामान बैग में डालकर जाने को तैयार है। क्रिस्टी चाहती है कि मटियास उनके साथ चले, लेकिन इरविन मना कर देता है। महिला अस्थिर है और उन्हें धीमा करेगी। उसे संदेह मटियास बचेगा, वह चाहता यह यस्ट की समस्या हो। इरविन विवरण बताता है कैसे 2 लोगों की टीम जीवित रहने के लिए परफेक्ट है और क्रिस्टी को एहसास होता है कि वह कुछ समय से सोच रहा है, इसलिए वह उसे कैल्क कहती है। इरविन क्रिस्टी को अपने आगे चलने कहता है, हल्की है, जिसका मतलब है कि वह गहरे दलदल को बिना फंसे ढूंढे। वह अपने शरीर से बंधी रस्सी के साथ बॉक्स को खींचता रहेगा। कुछ घंटों की चलने के बाद लैला उनके पास आती है, जो उनके साथ चलना चाहती है और यहाँ तक कि अपने सामान को साझा करने का वादा भी करती है। इरविन उनके विकल्पों पर विचार कर रहा होता है जब अचानक कोई उन पर गोली चलाता है। इरविन और क्रिस्टी कुछ चट्टानों के पीछे छिपने के लिए दौड़ते हैं और जल्द ही गोलीबारी रुक जाती है। लैला को गोली नहीं लगी, जिसका मतलब है कि निशाना इरविन पर था। वह लैला से कहता है कि वह चली जाए क्योंकि वह स्पष्ट रूप से हमले का कारण है और गुस्से में लैला अपने समूह की ओर वापस दौड़ जाती है। इसके बाद क्रिस्टी और इरविन अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जमीन पर रेंगते हुए, बॉक्स को अपने पीछे ढाल के रूप में रखते हुए। क्रिस्टी बॉक्स के ऊपर अजीब छोटे जीवों को देखती है, लेकिन इरविन उसे आश्वस्त करता है कि वे शांतिपूर्ण हैं। जैसे ही वे चुंबकीय रिज को पार कर लेते हैं, इरविन खड़ा हो जाता है क्योंकि वहां बंदूकें काम नहीं करती। चट्टानों में छिपता है ताकि दूसरे समूह पर नजर रख सके और वे उसका पीछा कर रहे हैं। इरविन पाता है कि वे एक कैदी को ठीक पहले खो चुके हैं। एक रोशनी संकेत देती है कि सुविधा की तोप चलाई गई थी। एक आदमी पीछे रह गया और मारा गया। क्रिस्टी सोचती है कि क्या द्वीप असली है और इरविन कहता है कि कप्तान का उसे बाढ़ से मार देना इसका सबूत है कि वे असली हैं। यदि कैदियों के पास वास्तव में जीवित रहने का कोई मौका नहीं होता तो वे उसे मारने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करते। इरविन दावा करता है कि वह दलदलों को ठीक जानता है, लेकिन वह कभी वहां नहीं गया, जिसे क्रिस्टी विरोधाभासी मानती है। इस बीच सुविधा में कप्तान राष्ट्रपति से बात करता है, जो नाराज है क्योंकि वे इरविन को मारने में असफल रहे। तब यह खुलासा होता है कि गोली चलाने वाला मटियास था, वह कैदी जो पीछे रह गया था। वह वास्तव में एक गार्ड था जो गुप्त रूप से काम कर रहा था और तोप ने उसे कभी नहीं मारा। यह सब दिखावे के लिए था। कुछ समय बाद क्रिस्टी और इरविन आराम करने और पानी लेने के लिए रुकते हैं। जमीन से बिजली का टेंटिकल बाहर आता है और क्रिस्टी पर हमला कर देता है, लेकिन इरविन चादर से उस पर कूद जाता है ताकि उसे रोक सके।
टेंटिकल वापस लड़ने लगता है, एयरविन के शरीर के चारों ओर लिपट जाता है और उसकी छाती को काट देता है। एयरविन के निर्देशों का पालन करते हुए क्रिस्टी चाकू पकड़ती है और नीचे काटती है, जिससे भूमिगत प्राणी पीछे हट जाता है। एयरविन ने निर्णय लिया कि वह कटे हुए टेंटिकल को हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए रखेगा। इसके बाद क्रिस्टी एयरविन के घाव को साफ करती है, जबकि यह स्वीकार करती है कि उसका अपराध हत्या था। उसने तलाक परमिट लेने की कोशिश और सरकारी कर्मचारी ने उसे छेड़ने की कोशिश, इसलिए उसने आत्मरक्षा में कार्य किया। उनकी बातचीत को दूसरे समूह के आगमन से बाधित कर दिया जाता है और जब यस्ट बॉक्स चुराने की कोशिश करता है तो एयरविन टेंटिकल का उपयोग कोड़े की तरह करता है ताकि उसे दूर रख सके। यस्ट का समूह पीछे हट जाता है और यह जोड़ी अपनी यात्रा जारी रखती है। कुछ घंटे बाद एयरविन देखता है कि यस्ट और उसके लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। क्रिस्टी सोचती है कि समूह कहां जा रहा है। यदि यस्ट द्वीपों पर विश्वास नहीं करता है और एयरविन का अनुमान है तो वे रॉटन शोल की ओर जा रहे हैं, जो एक पूर्व जेल है जहां सामाजिक बहिष्कृत लोग रहते हैं। अचानक एयरविन देखता है कि एक 100 वॉट जमीन से उभर रहा है और क्रिस्टी से कहता है कि बिना हिले डुले या आवाज किए लेट जाए। दूसरा समूह आगे बढ़ता रहता है, जिससे 100 वॉट उनकी कंपन को महसूस करता है और अपनी शाखाएं ऊपर भेजना शुरू कर देता है। यस्ट अंततः सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। विशाल 100 वॉट बाहर फटता है और हमला करने के लिए अपने शरीर को झूलता है। ज्यादातर कैदी इससे बच जाते हैं, लेकिन मटियास और चोब शाखाओं में फंस जाते हैं। सौभाग्य से चोब के पास एक चाकू है और वह तुरंत शाखा को काटकर खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन तभी प्राणी पुनर्जीवित होकर उनके सामने एक भयानक संरचना बना देता है। यस्ट सभी को स्थिर रहने की याद दिलाता है, हालांकि चाइम डर के मारे भाग जाता है। एक शाखा उसे टखने से पकड़ लेती है और उसे वहीं रोक देती है ताकि मुख्य शरीर उस पर उतर सके। चाइम को पकड़कर उसे अपने भूमिगत गुफा में ले जा सके, जबकि अन्य शाखाएं भी गायब हो जाती हैं। क्रिस्टी एयरविन को इस प्राणी के बारे में दूसरों को चेतावनी न देने के लिए बुलाती है। एयरविन उसे याद दिलाता है कि उन्हें जीवित रहना है और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। सुविधा में राष्ट्रपति अधिकारियों से कहते हैं कि वे अर्बन को पकड़कर लाएं, उसे सलाहकार के रूप में संदर्भित करते हुए। यदि वे असफल होते हैं तो राष्ट्रपति अधिकारियों को भी कैदी बना देंगे। कुछ समय बाद जब जोड़ी आराम कर रही होती है, क्रिस्टी एक अजीब आवाज सुनती है और मुड़कर एक डरावना दृश्य देखती है। उनकी ओर बहुत तेजी से छोटे जीवों का एक बड़ा झुंड आ रहा है। वह तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन अर्बन उसे रोककर वापस खींच लेता है। जब एक जीव लगभग उन पर हमला करता है तो अर्बन उसे एक चाबुक से नष्ट कर देता है। फिर वह क्रिस्टी को अपने साथ बॉक्स में ले जाता है। जल्द ही जीव उनके स्थान पर पहुंच जाते हैं और बॉक्स पर चारों ओर से रौंदने लगते हैं, जिससे वह पागलों की तरह हिलने लगता है। हालांकि यह इतना मजबूत है कि टूटता नहीं है और यह दोनों को सुरक्षित रखता है जब तक कि राक्षस चले नहीं जाते। जैसे ही उन्हें यकीन होता है कि सब खत्म हो गया है, जोड़ी बाहर आती है और बिना बॉक्स के यात्रा जारी रखती है। जल्द ही वे असली दलदल तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वे अगला कदम उठाने से पहले जमीन की जांचने को अपनी छड़ियों का उपयोग करते हैं। वे डूबने से बच सकते हैं। इस बीच यस का समूह भी उस क्षेत्र में पहुंच जाता है और मटियास को उचित गति से आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। यस कहता है कि वे एक ब्रेक ले रहे हैं और लैला विरोध करती है। वे अर्बन के निशान खो देंगे, लेकिन यस को परवाह नहीं है। गुस्से में लैला अपनी रस्सी का सिरा काट देती है और जाने की कोशिश करती है। जल्द ही यस्ट उसके पीछे दौड़ता है, हालांकि वह ध्यान नहीं देता और एक दलदल के गड्ढे में गिर जाता है। लैला उस पर हंसती है जब वह मदद की भीख मांगता है और चोब उसे बचाने पर विचार करता है, लेकिन लैला उसे रोक देती है। वह समझाती है कि इरविन पहले राष्ट्रपति के सलाहकार थे और उनके पास इस क्षेत्र के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है, इसलिए उन्हें यस्ट का नहीं बल्कि इरविन का पीछा करना चाहिए। समूह अधिकांश लोग सहमत साथ जाते हैं। यान पीछे रह जाता है और यस्ट को गड्ढे से निकालता। शाम को इरविन कुछ कीड़े पकड़ता है और उन्हें कच्चा खा लेता है। क्रिस्टी से कहता है कि जीवित रहने के लिए उसे भी ऐसा करना चाहिए। क्रिस्टी ऐसा करती है, उसे स्वाद बहुत खराब लगता है और इरविन स्पष्ट करता है कि उन्हें उबालने से उनका स्वाद और भी खराब हो जाएगा। जब वे आराम करते हैं, इरविन बताता है कि उसे क्यों कैद किया गया था। लैला सही थी, वह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार हुआ करता था और उसे तब पकड़ा गया जब उसने कुछ जानकारी लीक करने की कोशिश की जो प्रणाली में भ्रष्टाचार को साबित कर सकती थी। अंत में इरविन ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। निर्वासित होगा, प्रणाली उसके बिना नहीं चलेगी, इसलिए गायब हो जाना इसे नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। सुविधा में कप्तान को पता चलता है कि प्रणाली कुछ त्रुटियों से गुजर रही है, जिससे संचार उपग्रह विफल हो रहे हैं। हालांकि कोई भी इसे पुनः आरंभ नहीं कर सकता क्योंकि इरविन ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे कोड पता है। कुछ समय बाद लैला का समूह 2 लोगों को पास में देखता है और उनके पास जाता है, यह सोचकर कि वे इरविन और क्रिस्टी हैं। हालांकि यह पता चलता है कि वे 2 कैदी हैं जो वहां हमेशा के लिए फंसे हुए हैं और नरभक्षी बनकर जीवित रहे हैं। वे तुरंत समूह पर हमला करते हैं और मटियास को पकड़ लेते हैं, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। क्रिस्टी दूर से उसकी चीख सुन सकती है और उसके लिए वापस जाना चाहती है, लेकिन इरविन उसे रोकता है क्योंकि यह खतरनाक है। मटियास की चीख तब रुक जाती है जब नरभक्षी उसे एक पत्थर से मार देते हैं। इसके बाद क्रिस्टी कुछ समय शोक मनाती है और सोचती है कि इस भयानक सजा को कौन सोच सकता है, तो इरविन स्वीकार करता है कि यह वही था। क्रिस्टी उसे एक राक्षस मानती है, लेकिन इरविन बताता है कि जब यह कानून घोषित किया गया था तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए आम जनता भी उतनी ही भयानक है जितना वह है। गुस्से में क्रिस्टी उसे अपमानित करती रहती है, कहती है कि इरविन की चेतना बहुत देर से जागी।
गलती का सामना कर इरविन भाग जाता है और एक प्राणी का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लगता है वह खुद को खत्म कर सके। कुछ भी दिखाई नहीं देता और इरविन सोचता है कि शायद राक्षस भी उसे नहीं चाहते, इसलिए वह क्रिस्टी का मार्गदर्शन जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है। गुस्से में वह स्वीकार करती है कि कप्तान ने इरविन को मारने पर आजादी दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बीच यस्ट और यान लेला के समूह को ढूंढ लेते हैं और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यस्ट लेला को गर्दन से पकड़ता है तो वह आखिरकार सब कुछ बता देती है। कप्तान ने उसे इरविन को मारने पर आजादी की पेशकश की थी। उसकी कहानी की पुष्टि करने के लिए वैलेंटाइन स्कैनर से लेला के टखने पर एक ट्रैकर पाता है। यस्ट घोषणा करता है कि उन्हें इसे काटना होगा, इसलिए लेला भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। जब वह पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि एक मकड़ी के जाले प्राणी टांग पकड़ रहा है। जमीन से धागे निकलते हैं और लेला को ढकते हैं जब तक कि वह हिल या सांस नहीं ले सकती। यस समूह का नियंत्रण ले लेता है और वे चले जाते हैं, जबकि ट्रैकर कप्तान को संदेश भेजता है। वह खुश है लेला मर चुकी है और खुलासा करता है कि उसके पास एक बंदूक है जो दलदली क्षेत्र में काम करेगी। वह मटियास को इसके साथ भेजता है। यस समूह वापस आते वे देखते हैं वैलेंटाइन जमीन पर बैग पाता है और खोलता है। एक काला पदार्थ उसके शरीर में घुसता है, उसे तुरंत मार देता है और उसके चेहरे की त्वचा को खा जाता है। कुछ क्षण बाद जॉन क्रिस्टी और अर्बन के पास आता है, कहता है कि उसने अपने समूह को छोड़ दिया है। इरविन उस पर विश्वास नहीं करता और वह सही साबित होता है जब एक वस्तु उसके सिर पर लगती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब इरविन जागता है तो वह पाता है कि उसे और क्रिस्टी को बाकी 3 कैदियों ने पकड़ लिया है। यस्ट समझाता है कि वे रॉटन शोल के प्रवेश द्वार के पास हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए एक योजना की जरूरत है, नहीं तो उन पर घात लगाई जा सकती है। इरविन चाहता है कि क्रिस्टी उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन वह मना कर देती है और उसे चूमती है। इसके बाद वह इरविन को उठाता है और उसे अपने कंधों पर ले जाता है, एक अधिकारी की तलाश में। उम्मीद करता है कि कोई सौदा हो सके। रॉटन शोल में मटियास और 2 अधिकारी पहुंचते हैं। वे वहां छिपे कुछ कैदियों को बेहोश कर देते हैं और एक अन्य से पूछताछ करते हैं, जो कसम खाता है कि हाल ही में कोई नया व्यक्ति नहीं आया है। अचानक अंधेरे में एक क्रॉसबो चलाया जाता है, जिससे एक अधिकारी की मौत हो जाती है। मटियास और दूसरा गार्ड तुरंत जवाबी फायर करते हैं, कई कैदियों को मार देते हैं और कमरे का आधा हिस्सा नष्ट कर देते हैं। बाहर चोब अकेला भटक रहा है और सुना ने देखा कि विर्ट की शाखाएं उसे घेरने लगी हैं। जब अधिकारी शोर की जांच करने के लिए बाहर आता है तो आरा उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। संघर्ष में उसकी बंदूक गलती से चल जाती है और बेतरतीब गोलियां चोब के कंधे को घायल कर देती हैं। हथियार गिर जाता है क्योंकि प्राणी शरीर के साथ गायब हो जाता है। इस बीच येस्ट और इरविन एक गुप्त सुरंग का उपयोग करके सड़े हुए शोल में प्रवेश करते हैं। येस्ट इरविन को छिपा देता है और मटियास से मिलने के लिए दूसरे कमरे में जाता है, एक सौदे की मांग करता है। मटियास सहमत हो जाता है और अपनी बात की गारंटी के रूप में उसे अपनी बंदूक दे देता है। जब येस्ट उसे इरविन से मिलाने ले जाता है तो वह पहले ही जा चुका होता है। मटियास अपने स्कैनर का उपयोग करके इरविन का स्थान ढूंढता है, लेकिन इसे अपने तक ही रखता है। येस्ट आगे बढ़कर खोज शुरू करता है और मटियास उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे येस्ट सुन लेता है और पहले गोली चला देता है। हालांकि बंदूक में गोलियां नहीं होती हैं और मटियास उसे जल्दी से 2 गोलियों से गिरा देता है। इसके बाद मटियास एक पर्दे के पीछे जांच करता है, यह सोचते हुए कि वहीं अर्बन छिपा है, लेकिन उसके स्कैनर ने जिन लोगों का पता लगाया था वे यान और क्रिस्टी हैं। यान को मारने के बाद मटियास क्रिस्टी को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर अर्बन बाहर नहीं आया तो उसे भी मार देगा। उसी समय चोब भी इमारत में चुपके से घुस जाता है, दूसरे गार्ड की बंदूक लाते हुए। इरविन से मिलता है और वे योजना बनाते हैं। वे छिपने से निकलते हैं। इरविन क्रिस्टी के लिए आत्मसमर्पण करने को सहमत होता है। मटियास उसे छोड़ देता है, इससे पहले कि चोब योजना अनुसार इरविन को गोली मार सके। यस्ट फिर प्रकट होता है और मटियास के सिर में पीछे से छुरा घोंप देता है। जब वह मरता है वह गलती से अपनी बंदूक चला देता है। क्रिस्टी को लग जाती है। सौभाग्य से यह एक बेहोशी की दवा है, असली गोली नहीं। इसके बाद इरविन यस्ट को धन्यवाद देता है, जो बहुत दर्द में है। वह मटियास की जहर की कैप्सूल मांगता है और इरविन उसे दे देता है ताकि वह शांति से मर सके। कुछ समय बाद क्रिस्टी, इरविन और चोब किनारे पर पहुंचते हैं और समुद्र में छोटे द्वीप पाते हैं जिन पर कुछ भी नहीं है। चोब सोचता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन इरविन देखता है कि द्वीप हिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे असली द्वीप नहीं हैं। वे सिर्फ दलदल की कालीन के टुकड़े हैं और वे उनके वजन को सहन करने में सक्षम हैं। त्रयी एक द्वीप चुनती है और अपने डंडों का उपयोग करके उसे किनारे से दूर धकेलती है, यह उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें उनकी आजादी तक ले जाएगा। सुविधा में राष्ट्रपति कप्तान को उसकी असफलता के लिए डांट रहे हैं जब सिस्टम बंद होना शुरू हो जाते हैं। कप्तान इरविन के पीछे एक और अधिकारी भेजता है, यह उम्मीद करते हुए कि उनके पास उसे पकड़ने का अभी भी एक मौका हो सकता है। कैदियों के पास चोब को पता चलता है कि उसका घाव खून नहीं रुकेगा और इस गति से वह जल्द ही मर जाएगा। वह समुद्र में कूद जाता है और दूसरों को अलविदा कहता है। तभी एक प्राणी उसे पानी के नीचे खींच लेता है खाने के लिए। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अधिकारी एक विमान में जोड़ी को ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोड के बिना प्रणाली फिर से विफल हो जाती है और विमान महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, डूब जाता है। जोड़ी को एहसास होता है कि इरविन की योजना काम कर गई और सरकारी प्रणाली गिर रही है, इसलिए वे जश्न मनाते हैं। उनकी खुशी में खलल पड़ता है जब वे देखते हैं कि उनके सामने एक झरना है। इरविन के विज्ञान ज्ञान का उपयोग करते हुए वह और क्रिस्टी द्वीप का उपयोग करके एक कोकून बनाते हैं और पानी के उन्हें नीचे फेंकने पर अपनी सांस रोक लेते हैं। कुछ समय बाद लहरें जोड़ी को एक अलग किनारे पर छोड़ देती हैं, जो खाली दिखाई देता है।
इरविन जानता है कि यहाँ कहीं एक छिपी हुई सैन्य सुविधा है, लेकिन उसे पासवर्ड का आखिरी अंक नहीं पता, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे चुना था। चूंकि उनके पास केवल 2 प्रयास होंगे, इरविन रेत पर संभावनाओं की गणना करता है, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि उसे उस आखिरी बात के बारे में सोचना चाहिए जो राष्ट्रपति ने कोड दर्ज करने से पहले कही थी। इस सलाह का पालन करते हुए इरविन नियंत्रण पैनल के पास जाता है और पहले जानबूझकर एक गलत कोड दर्ज करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। फिर वह राष्ट्रपति के आखिरी नंबर का उपयोग करके एक कोड दर्ज करता है, जिससे पहाड़ पर एक प्रवेश द्वार सफलतापूर्वक दिखता है। जोड़ी अंदर जाती है और एक विमान पाती है जो ग्रह छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इरविन कहता है कि इसमें केवल एक सीट है, इसलिए क्रिस्टी को उसके बिना जाना चाहिए। क्रिस्टी उसे बताती है कि वह उसके साथ रहना पसंद करेगी, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और उसे चूमती है। कुछ मिनटों बाद जोड़ा विमान में एक साथ जा रहा है, क्योंकि वे सीट साझा कर रहे हैं। आखिरकार वे एक अन्य ग्रह पर पहुंचते हैं और फ्री वर्ल्ड्स की लीग को XT-59 के सिस्टम में हुई अत्याचारों के बारे में पता चलता है। उनके धन्यवाद से शांति सेना को उस ग्रह के नागरिकों को मुक्त करने के लिए भेजा जाता है और 10 वर्षों में एक नया सिस्टम सत्ता में आता है, लेकिन यह पहले से भी बदतर साबित होता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने धन्यवाद।